स्मार्ट गन्ना कृषक हैं श्री दिलजिंदर सिंह जी, और गन्ने की बहुत अच्छी खेती करते हैं और अच्छी क्या कुछ अलग तकनीक से खेती करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये वर्टिकल सिंगल बड मेथड है जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करके गन्ने की बुआई की है। वर्टिकल सिंगल बड मेथड का मतलब है कि एक सिंगल गन्ने की पोरी और उसको पारंपरिक तरीके से ज़मीन के अंदर ना लिटा के हम एक स्पेसिफिक दिशा में कूड़ खींच के और इसको मेड़ के किनारे लगाते हैं। इस विधि से हमारी ना सिर्फ बीज की बचत हो रही है, लेबर की भी बचत हो रही है, पानी बचा रहे हैं और बाकी संसाधन भी हमारे बच रहे हैं। कम जुताई करनी पड़ रही है खेतों की, गन्ने में लागत जो बढ़ रही है उसको चेक करके अपना उत्पादन जो है उस पर हमारे ना प्रभाव पड़े और हमारा खर्चा जो है वो कम होना चाहिए। लास्ट ईयर की सोइंग है सिंगल वर्टिकल बड मेथड। कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये 14201 है, COL के 14201 है। 4.5 रो टू रो और एक बड से दूसरी बड की दूरी जो है वो हमारी 2 फुट रहती है। हमारे 1 एकड़ में 4.5 बाई 2 फुट पे 4750 बड लगती है। 500 गन्ने लगते हैं 1 एकड़ खेत में। बुआई का जो टाइम है हमारा वो सही टाइम हम मिड सितंबर मान के चलते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आप लगा लीजिए। फर्टिलाइजर पे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए आप अपनी सॉइल की कंडीशनिंग करिए। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हम क्रॉप रेजिड्यू को बिल्कुल भी ना जलाएं, ना खेत से बाहर निकालें। जो भी आपकी फसल के अवशेष हैं वो वापस आपकी मिट्टी में जाने चाहिए। हरी खाद जरूर लेते हैं। सूखे खेत की जुताई की जाती है। हमें इस खेत का पलेवा नहीं करना होता है। आपको सूखा खेत जोतना है, हैरो और कल्टीवेटर काफ़ी है जोतने के लिए। सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और जो भी आपके अवशेष हैं वो ऊपर के 7-8 इंच की मिट्टी में ही रहते हैं। पलटते रहिए, वही सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। हल्की जुताई करके और एक नॉर्मल आप देख सकते हो जैसे हमने बेड मेकर से बेड बना दिए। जब आप कूड़ खींचते हैं तो सारी खेत की खाद जो है वो इस बेड में आ जाती है दोनों तरफ से। इसी बेड के किनारे में आप इस बड की प्लांटेशन करते हैं। तो ये एक ही इम्प्लीमेंट हमारे गन्ने की बुआई, जुताई और मिट्टी चढ़ाने के लिए यही मल्टीपर्पज ये इक्विपमेंट हो गया। इसको इस हिसाब से डिजाइन कर लिया गया कि ये हमारे सारे पर्पस पूरे कर रहा है। ये रटून है जी, ये आपने रटून काटा है। हाँ जी। ये जो वर्टिकल मेथड है गन्ना बुआई, ये इसकी पेड़ी है। तो ये देख लीजिए इस विधि में पेड़ी भी कितनी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। बस सिंह साहब आप कह रहे थे पेड़ी लेना चाहे तो लेना चाहे ले लें। हाँ। और अगर लेकिन ऐसी पेड़ी तो ले ही लेनी चाहिए। गन्ने पतले हो जाएं क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी ले सकते हैं जी। ऑप्शनल है। मैं आया हूँ, ये ग्राम है शीतलापुर, गन्ना विकास परिषद खंभार खेड़ा, चीनी मिल खंभार खेड़ा, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ स्मार्ट गन्ना कृषक हैं श्री दिलजिंदर सिंह जी, और गन्ने की बहुत अच्छी खेती करते हैं और अच्छी क्या कुछ अलग तकनीक से खेती करते हैं। तो मैं अब सिंह साहब से ही पूछ लेता हूँ। सिंह साहब, आप बहुत कम समय में इसकी जरा पूरी प्रक्रिया बताने का प्रयास करें। बिल्कुल जी। नमस्कार पहले तो आपको सर आने के लिए फार्म पे। और ये बेसिकली जो है ये वर्टिकल सिंगल बड मेथड है जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करके गन्ने की बुआई की है। वर्टिकल सिंगल बड मेथड का मतलब है कि एक सिंगल गन्ने की पोरी और उसको पारंपरिक तरीके से ज़मीन के अंदर ना लिटा के हम एक स्पेसिफिक दिशा में कूड़ खींच के और इसको मेड़ के किनारे लगाते हैं। इसको दिखा भी सकते हैं पांडे जी। तो इस विधि से हमारी ना सिर्फ बीज की बचत हो रही है, लेबर की भी बचत हो रही है, पानी बचा रहे हैं और बाकी संसाधन भी हमारे बच रहे हैं। कम जुताई करनी पड़ रही है खेतों की। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का ये मतलब था, आज की डेट में जो हमारी गन्ने में लागत जो बढ़ रही है उसको चेक करके अपना उत्पादन जो है उस पर हमारे ना प्रभाव पड़े और हमारा खर्चा जो है वो कम होना चाहिए। तो ये उसके मद्देनज़र हम इस पे पिछले करीब 8 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो मेरे क्रॉप खड़ी है वो लास्ट ईयर की सोइंग है सिंगल वर्टिकल बड मेथड। कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये 14201 है, COL के 14201। दूरी इसकी कितनी बताई थी आपने? इसका जो स्टैंडर्ड दूरी हम रखते हैं वो है 4.5 रो टू रो और एक बड से दूसरी बड की दूरी जो है वो हमारी 2 फुट रहती है, जो मिनिमम है। हम इससे आगे भी जा सकते हैं। हमने 2.5 फुट, 3 फुट और 4 फुट तक का भी ट्रायल किया हुआ है जो कि बहुत सक्सेसफुल था। बट क्योंकि कुछ कारण है, जैसे जानवर चर जाता है, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमने एक सेफ डिस्टेंस 2 फुट का लेके हम चलते हैं। अच्छा, तो एकड़ के हिसाब से फिर इसमें सीड कितना लग जाता होगा? तो अब सीड का कैलकुलेशन जो है हम वेट से नहीं करते हैं पहली बात, क्योंकि हमारे 1 एकड़ में 4.5 बाई 2 फुट पे 4750 बड लगती है। टू बी प्रिसाइज 4780 बड लगती है। और हम जिस समय गन्ने की बुआई के लिए गन्ना लेते हैं तो उस समय हमारे पास बीज का जो बड जो है वो करीब एक गन्ने से 10 से 12 बड हमको मिलती हैं। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे करीब 500 गन्ने लगते हैं
एक एकड़ खेत में, जो कि 1 किलो का भी गन्ना हो सकता है, 1.5 किलो का भी गन्ने हो सकते हैं और 2 किलो का भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम जो है गन्ने की जो दर है वो गन्नों की गिनती से रखते हैं कि 500 गन्नों में हमने 1 एकड़ खेत बो दिया। अच्छा, बुआई का समय क्या रखते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। हाँ जी, हाँ जी। अब क्योंकि हम सबसे अधिक तकनीकी मामला इस विधि में बुआई का समय ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो उसके लिए ये है कि क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट का जो स्लोगन है वो है ग्रो मोर विथ लेस। कम इनपुट के साथ हमको ज़्यादा पैदावार लेनी है ना? तो उस चक्कर में क्या है कि हम बुआई का जो टाइम है हमारा, वो सही टाइम हम मिड सितंबर मान के चलते हैं। या अगर आपके पास समय है तो आप स्टार्टिंग सितंबर से भी कर सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट लेकिन बहुत लेट नहीं करना, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आप लगा लीजिए। उसके बाद डिपेंड करता है कि चलो इस साल टेम्परेचर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जिन्होंने मिड अक्टूबर में भी लगाया है उनको भी कोई समस्या नहीं आ रही। इस साल बहुत लोगों ने फॉलो करके इसको लगाना, ट्रायल बेस पे लगाया हुआ है। अगर आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करके एकदम से कम हो जाता है तो आपको दिक्कत आएगी जर्मिनेशन में। अदरवाइज आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं। उर्वरक वगैरह का प्रबंधन कैसे करते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले ये रहता है कि आप फर्टिलाइज़र पे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए आप अपनी सॉइल की कंडीशनिंग करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, हम जब आ रहे थे खेत में तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हम क्रॉप रेज़िड्यू को बिल्कुल भी ना जलाएँ, ना खेत से बाहर निकालें। जो भी आपकी फसल के अवशेष हैं, वो वापस आपकी मिट्टी में जाने चाहिए। तो हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि फसल अवशेष, गन्ने की पत्ती या धान की पराल या गेहूँ का जो भी होता है, वो सब वापस मिट्टी में मिलाएँ। उसके अलावा हम हरी खाद की जिस खेत में हमको बोना होता है उसमें हम हरी खाद ज़रूर लेते हैं। तो सॉइल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी जुताई जो है, सूखे खेत की जुताई की जाती है। आमतौर पे जो पानी की बचत जहाँ से शुरू हो जाती है, हमें इस खेत का पलेवा नहीं करना होता है। आपको सूखा खेत जोतना है, हैरो और कल्टीवेटर काफ़ी है जोतने के लिए, आपको डीप प्लॉइंग नहीं करने की ज़रूरत है। सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और जो भी आपके अवशेष हैं वो ऊपर के 7-8 इंच की मिट्टी में ही रहते हैं, उसी को आप पलटते रहिए, वही सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। बहुत गहरी जुताई में हम नहीं जाते हैं। हल्की जुताई करके और एक नॉर्मल आप देख सकते हो, जैसे हमने बेड मेकर से बेड बना दिए। तो अगर आपको आवश्यकता लगती है, तो आप आखिरी जुताई से पहले जो है इसमें आपके अनुसार, मिट्टी के अनुसार अगर आपको लगता है तो आप अपने खेत का छींटा दे दीजिए, जो हम जैसे करते हैं, और आखिरी रोटावेटर से आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसमें निर्भर करता है कि आप एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप डीएपी से सैटिस्फाइड हैं या आप सिंगल सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में, उसके आप साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी आखिरी जुताई के हिसाब से उसमें मिला दीजिए। जब आप कूड़ खींचते हैं तो सारी खेत की खाद जो है वो इस बेड में आ जाती है दोनों तरफ से, और इसी बेड के किनारे में आप इस बड की प्लांटेशन करते हैं। तो ओवर द टाइम जो रूट्स हैं इस बड की, वो इस बेड में ही जाती हैं और यहीं से अपना पोषक तत्व लेती हैं, यहीं से सारा पोषण लेती हैं। इस नाली में आप देखिएगा, ज़रा ध्यान देखें तो नाली के अंदर ना लगा के बड को थोड़ा सा ऊंचे पे लगाया गया है। ये इसलिए लगता है ताकि आपका पानी का जो मैनेजमेंट है वो हो सके। फसल को हमेशा पानी की आवश्यकता नहीं है, नमी की आवश्यकता होती है। तो ये उन सिद्धांतों को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने कई सारे ट्रायल्स कर करके अब हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं जिसमें हम सक्सेसफुली एक अच्छी क्रॉप और हेल्दी क्रॉप ले रहे हैं। बहुत कृषक बंधुओं से जब हम बात करते हैं उनके खेतों पे जा करके, तो वो कहते हैं कि गन्ना COL के 14201 है या और भी प्रजातियां हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हम बहुत ज़्यादा रसायन प्रयोग कर रहे हैं उससे गन्ना मोटा या लंबा कर सकते हैं क्या, या दूरी बढ़ा के कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि आपका गन्ना भाई साइज दिखा तो बहुत मोटा गन्ना है ये। जी जी जी, इसका देखिए विशेष कारण ये होता है कि जब हम वर्टिकल सिंगल बड को एक्सप्लेन करते हैं किसी को, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण तत्व है जिस पे जीवन आधारित है वो है भगवान। और भगवान को जब हम ब्रेकअप करते हैं, उस शब्द को ब्रेकअप करते हैं, तो भ से भूमि बनता है, ग से गगन बनता है, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। जी। ये 5 चीज़ों का सुमेल जब हम करते हैं तो हमें, मतलब हम कुदरत के साथ जुड़ के खेती जब करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी सहायता करती हैं। तो जब हम गगन की बात करते हैं तो गगन का मतलब स्पेस है। जब आप हर गन्ने को उसकी ज़रूरत अनुसार जगह देंगे तो वो मोटाएगा भी और वो लंबा भी होगा। जब हम बहुत घना फसल बो देते हैं 2.5 फुट पे, 2.25 फुट पे जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो खेत तो बहुत भरा हुआ दिखता है हमें, बट लेकिन जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो गन्ना कोई 250 ग्राम का भी है, कोई 500 ग्राम का भी है। गिनती में तो ज़्यादा है बट वेट में कम हो जाता है। गन्ने की मोटाई बेसिकली आप कितनी जगह दे रहे हैं और कितना उसको स्पेस दे रहे हैं उस पर ज़्यादा निर्भर करती है। आप बहुत सारा पोषण दे दीजिए और जगह ना दीजिए तब भी गन्ना मोटा नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपने गन्ना लगाया, दूरी कितनी बताई थी आपने? ये 4.5 फुट। 4.5 फीट। आप जब ये गन्ना लगाते हैं, देख रहा हूँ कि आप गन्ना बीच में नहीं रख रहे हैं और जो ये ढाल है ना, इधर वाला ही ढाल इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। जिधर से सनलाइट
आ रही होगी सीधे जी। पड़े उस पे, जी जी तो इसका क्या फर्क पड़ता है? जी, जैसे जी। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इधर आपने नहीं लगाया, हाँ और मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कृषक बंधु इस विधि का प्रयोग करने का प्रयास करें या लगाना चाहें, तो कम से कम जो खेत का डायरेक्शन कैसे हो, तब कैसे लगाएं, क्योंकि साउथ और वैसा भी हो सकता है और पूरब और पश्चिम का भी हो सकता है। सर, इसका रीजन ये है कि जो गन्ने की फसल है वो C4 कैटेगरी 4 क्रॉप है, जी हीट लविंग क्रॉप है, सबसे ज्यादा इसको सनलाइट एक्सपोजर चाहिए। जी और हमारे यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो जी। ये है कि हमारी जो विंटर्स होती हैं बड़ी हार्श होती हैं, जी हार्श इन द सेंस कि बहुत ज्यादा टाइम ठंड रहती है और बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तो अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहूंगा सर, कि आप ये करके देखिए कि आप अपने पाम के पीछे का हिस्सा, इसका टेम्परेचर इस तरफ का नापिए और इधर का देखिए, हाँ है, आप इसको महसूस करिए और इसको महसूस बिल्कुल ये करिए, ठंडा है और ये गर्म। और 2-3-4 डिग्री का फर्क बिल्कुल है बिल्कुल लगभग है, लगभग है, इसमें। हाँ, है। तो सर इसका ये है कि पूरी सर्दियां, पूरी विंटर्स में आप किसी और मेथड से जब गन्ना लगाएंगे तो आपकी क्रॉप जो है जी वो डोरमेंसी में चली जाती है सर्दियों में, जब उसको उचित टेम्परेचर नहीं मिलता। बट हम जब यहाँ लगाते हैं तो हमारी टिलरिंग फेज में अभी तो रहती है। अभी आपका टिलरिंग कर रहा है, अभी हमारा टिलरिंग फेज में है। जब बाकी लोगों की क्रॉप्स या बाकी मेथड से बोया हुआ गन्ना, तो ये कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये है 17-231। अच्छा, अब आप कंटिन्यू करिए। और क्योंकि इसको हीट चाहिए और इसका टिलरिंग फेज हमको विंटर्स में पूरा करना है, तो इसको हम इसी डायरेक्शन में लगाते हैं। नाली हमारी रहती है पूरब से पश्चिम, ये जैसे यहाँ डायरेक्शन है पूरब से और पश्चिम, पूरब से पश्चिम, और दक्षिण साइड ये है। ये है। और और आपने ये इधर तो लगाया, अगर किसी का खेत साउथ और नॉर्थ को बुआई कर रहा हो तो वो फिर कैसे करें? फिर किधर रखेंगे, इधर लेफ्ट और राइट? नहीं, इसका रीजन ये है कि सर्दियों में क्या होता है कि जो पूरब से सन राइज करता है हमारा, जी। उगता है, और वो बहुत जल्दी थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन जो है वो कम है। तो इस डायरेक्शन में लगाने का ये फायदा है कि हमको मैक्सिमम सनलाइट एक्सपोजर मिलता है। अगर आप इसमें थोड़ा वेरिएशन करते हो तो आपको वो ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। नॉर्थ साउथ में तो कम मिलेगी, कम मिलेगी, कम मिलेगी। ये जो कंपैरिजन हमने अभी आपको दिखाया है, ये किसी और डायरेक्शन में सर नहीं आएगा। डायरेक्शन ये मैंडेटरी है सर। ये पूरब और पश्चिम में रखें, कुछ लगाएं तो उसी साइड में लगाएं, ये इसी साइड में यानी लगा है। पूरब से अगर हम चल रहे हो तो हाँ। राइट हैंड साइड पे लगाएं। हाँ, राइट हैंड जो- साइड पे लगाए, साउथ फेसिंग लगाए, जी साउथ फेसिंग लगाएं, जिधर आपकी सनलाइट हमेशा इसको मिलती रहेगी। जी, जी। और इसी की वजह से आप देखिए कि ये कंटिन्यूसली टिलरिंग फेज भाई में है। टिलरिंग जरा दिखाओ, देखिए अभी भी इस समय जब कंटिन्यूसली टिलरिंग फेज में रहेगा ये। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो उस तरफ देखिए। तो बहुत ही ज्यादा मिल जाएंगे आपको। देखिए ये है टिलरिंग अभी भी इसमें है, जैसा सिंह साहब बताना चाह जी रहे हैं। जी, अब ये कंटिन्यूसली टिलर कर रहा है। आप इसमें एक चीज और अनुभव करेंगे, जी। ये इसका मदर शूट है। अब मदर शूट की ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब कि इसने अब अपनी बढ़वार बंद कर दी है। जी अब ये इनको फीडिंग प्रोसेस में आ गया है। मदर शूट ने टिलर्स दिए ये, अब ये इसी साइज पे रहेगा और ये टिलर्स बढ़ के इसके बराबर आ जाएंगे। फिर आगे से ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसके टिलर्स निकलेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और इसमें आप अनगिनत टिलर्स ले लेंगे, कितने तक टिलर इसमें निकल जाएंगे? 35-40। कोई गन्ना प्रजाति पे भी निर्भर रहता होगा। ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड रहता है। मैक्सिमम आपने जितनी स्पेस दी हुई है उस हिसाब से आपके टिलर्स जो प्लांट है वो अपने आप मैनेज करता है। अच्छा। इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको मदर शूट तोड़ देना है, ये भी हाँ, प्रचलन है। ये आगे आता, मैं आपसे पूछते, जी। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, हाँ जी, हाँ जी, और यहाँ भी तो- बहुत लोगों का मैं जब देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो कहते हैं मदर सूट तोड़ दीजिए, हाँ जी, तो हाँ जी। अच्छे गन्ने तो आपने तोड़ ही दिए, हाँ जी, हाँ जी। रिकवरी और प्रोडक्शन होती तो बेसिकली हम इसको एज अ फैमिली कंसिडर करते हैं। ये मदर शूट है, अगर ये माँ है तो ये अपने बच्चों को पोषण दे रही है। इसका काम सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं है, उनको भी पोषण देना है। है। जी जी। तो ये कॉन्सेप्ट में हम इस चीज को फॉलो करते हैं और हमें पूरा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, तो उर्वरक वगैरह जब इसमें आप देते हैं तो किस तरीके से इसमें उर्वरक वगैरह डालते हैं? अभी प्रेजेंट स्टेज तक हम इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं इसको। अच्छा, जो भी सॉइल में है इस समय, और नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इसकी हेल्प कर रहे हैं। सनलाइट इसको सबसे ज़्यादा चाहिए, जी इसको इस समय कम पानी चाहिए। आप एक चीज़ और नोट करिएगा कि जब हम इसमें पानी लगाते हैं तो पानी हमेशा इसके गन्ने के ऊपर नहीं, नीचे रहता है, और यहाँ सिर्फ मॉइस्चर आती है, नमी आती है। इसके नीचे रहना चाहिए। पानी इसके नीचे रहता है। पानी आपने लगा दिया, पानी नीचे रह जाएगा, कभी क्रॉप को सफोकेट नहीं करता। जब आप नाली के अंदर गन्ना बोते हैं तो पानी उसको दबा देता है, हवा चली जाती है, बिल्कुल, उसमें राइट। से सफोकेशन होती है। इसको सीलन मिलना चाहिए। इसको नमी मिलनी चाहिए, किसी भी फसल को उसके लिए नमी मिलनी चाहिए। तो उर्वरक इसमें फिर अगर अप्लाई करना हो तो कैसे इसमें डालें? नहीं, उर्वरक देखिए बेसिकली हम
एज पर रिक्वायरमेंट यूज करते हैं, ठीक है, हमने कोई चार्ट नहीं बनाया मैं हुआ। वो विधि पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ इसको अगर डालना ही हो तो आप अभी फोलियर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। किस जब चीज का इसकी फोलियर एप्लीकेशन करते हैं आप? बेसिकली आपको एनपीके तो चाहिए ही चाहिए। जी। एनपीके के अलावा जो जो एज एंड व्हेन, जैसे इस समय ठंड बढ़ रही है तो आप सल्फर का प्रयोग करिए। एकड़ में कितना सल्फर प्रयोग कर लें? अगर तो आप इसमें 3 किलो बहुत है, पर्याप्त है। अच्छा, और 10 से 12 किलो यूरिया बहुत है इसके लिए। सल्फर मिक्स के कर लेंगे सल्फर में? हाँ जी, हाँ जी। सल्फर एक कोटिंग एजेंट का भी काम करता है, जी जी। तो वो उसकी स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन में हेल्प करता है जब आप सल्फर से उसको कोट कर देते हैं। और उसके अलावा क्योंकि जो इसकी एनपीके की मात्रा है, अगर वो आपने आखिरी जुताई से पहले दे दी है, एनपीके एनपीके की वहाँ मात्रा पे, हाँ, आखिरी जुताई पे कितना इसको एकड़ में दे देते होंगे? देखिए ये बेसिकली निर्भर करता है हर किसान को अपनी। टेस्टेड चलिए सॉइल। हाँ, तो आपको अपनी सॉइल कंडीशंस पता होती हैं, तो आप 3 बैग सुपर भी यूज कर सकते हैं, सुपर फास्फेट, एक बैग डीएपी का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप एनपीके का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। 1 से 1.5 बैग आप उसको खेत में दे सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। सेकंड एप्लीकेशन होती है जब हम अप्रैल और मार्च में इसकी अर्थिंग अप करते हैं, जब मिट्टी चढ़ाने का समय आ जाता है, तो आप उस समय उसकी जो बाकी का सफर जो बचता है गन्ने का, आप उस समय के पोषण के लिए आप उसको उस समय मिट्टी दे सकते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मिट्टी में मिले होने चाहिए। मिट्टी चढ़ाते समय कुछ देते हैं क्या उर्वरक आप? जी हाँ, बिल्कुल उस समय देते क्या हैं। देते हैं? उस समय कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हम जरूर करते हैं। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट का नाम आपने लिया और एक हमारे कृषक बंधु थे उन्होंने लिया, तो इसके जरा रिस्पांस बताइए। कैल्शियम नाइट्रेट हमें पर्सनली लगता है कि पोटेशियम और कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम का बहुत मेजर रोल रहता है। कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फेट का भी उन्होंने नाम लिया था उस हाँ, समय। देखिए फेरस सल्फेट के जून के आसपास। फेरस सल्फेट के 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। अगर तो आपके सॉइल की पीएच ज़्यादा है तो आप फेरस सल्फेट को ब्रॉडकास्ट ना करिए, फिर आप उसको फॉलियर एप्लीकेशन से दीजिए। कितने पानी में? फॉलियर एप्लीकेशन डिपेंड, आपका मेरे ख्याल से जब क्रॉप बड़ी हो जाती है तो आपका 300 से 400 लीटर के बीच में पानी लगता है फसल की किस अवस्था पे डालें? जो आप फेरस सल्फेट आप कभी भी डाल सकते हैं, आप आज से भी स्प्रे शुरू कर सकते हैं इसकी, आप किसी भी स्टेज में डाल सकते हैं। कितनी बार? आपके ऊपर निर्भर करता है, आप 2-3 एप्लीकेशंस कर दीजिए इसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको लगता है कि फेरस क्लोरोसिस हो रहा है क्रॉप में, आपके क्लोरोफिल की कमी हो रही है, मैग्नीशियम के साथ मिला के आप उसको फेरस को स्प्रे करिए, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को, तो या 2 महीने के इंटरवल पे आप इसका स्प्रे करते रहिए तो उसकी पूर्ति होती रहेगी। अच्छा, एज ऑफ नाउ हमें इस समय इसको पोषण देने की कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है। टिलरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होता रहेगा क्योंकि इसको पर्याप्त धूप मिल रही है, नमी हम दे रहे हैं, और किसी चीज की इसको इस समय। देखिए सिंह साहब, आपको देख करके ये तकनीक को काफी लोगों ने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट तो कर लिया उन्होंने। जी जी, 1-2 मेरे भी संज्ञान में है। हाँ जी, हाँ जी। कि जैसे उन्होंने लगाया तो पूरे 1 एकड़ में केवल 2 पौधे मुझे मिले थे, मैंने खुद देखा उसको जी। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? 2 पौधे मतलब पूरे एकड़ में जैसे लगाया, हाँ। 2 पौधे ही अंकुरित हुए। ओहो, तकनीकी मामला है जिससे हमारे कृषक बंधु साफर न करे इस चीज से। एक मिनट सर जी। इसके पीछे कारण ये है कि ये एक वेस्टेड बड है, ये खराब हुई है। जी। ये पहली बात तो बड की कटाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे काट रहे हैं उसको। ठीक है, आप नीचे से गन्ना काटना शुरू करिए, नीचे का हिस्सा छोटा रखिए, ऊपर इंटरनोड जो है वो बड़ा होना चाहिए। जैसे गन्ना खड़ा होता है वैसे आप दिखा रहे हैं। वैसे आप ऐसे खड़ा होता है गन्ना, ऐसे ही नीचे से कटाई शुरू होती है। ये इसलिए छोटा रखते हैं ताकि आपको जमीन में गाड़ने में आसानी रहे। पहली बात, आसानी से कैसे पकड़ते हैं जब इसको मिट्टी में लगाते हैं? बड ऐसे पकड़ी जाती है, और आपको सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि सिर्फ आपकी जो बड है वो कवर हो रही है मिट्टी में। ठीक है। आमतौर पे ये शिकायत हमें भी मिलती है कि किसान को गन्ना जब वो लगाता है, बुआई करता है, तो उसको ये डर रहता है कि ये सूख जाएगा, तो वो इस डर के मारे वो इसको बड को जरूरत से ज्यादा जमीन में धकेल देता है। तो जब वो ज्यादा धकेल देता है तो इसका जर्मिनेशन प्रभावित होता है। तो एक कारक ये हो गया, समय महत्वपूर्ण रहता होगा, प्लांटिंग का समय। सितंबर ऑनवर्ड्स आप कभी भी लगाइए इसको, अच्छा टेम्परेचर होता है, बट आपको बड को सिर्फ इतना प्लेस करना है मिट्टी के अंदर कि आपकी सिर्फ आंख जो है वो कवर हो जाए। दूसरी बात, आपने क्या ये आंख बाहर की तरफ रखी है या अंदर की तरफ रखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि सारी आंखें आपकी बाहर की तरफ, सनलाइट की तरफ रहें, साउथ को, क्योंकि हमको दिशा यही रखनी है, दिशा यही पूर्व और पश्चिम की। मैंडेटरी है ये, मैंडेटरी। अगर आपको पूरी फुल परफॉर्मेंस लेनी है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो ये जरूरी है
ये एक एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है इसमें। आपने छटाई अच्छे से नहीं की है गन्ने की, मान लीजिए रोगी है, तो वो कुछ परसेंटेज है, क्योंकि अगर आप अब हमारे प्लॉट को आप देखिए 95% प्लस जर्मिनेशन हुआ इसका, 95% प्लस जर्मिनेशन हुआ। और गैप फिलिंग हमको सिर्फ इस बार उसकी करनी पड़ी जिसको, क्योंकि इस बार कीट का प्रकोप ज़्यादा था थोड़ा टेम्परेचर की वजह से, तो वो जो बिल्कुल ही डैमेज हो गया उसको हमको रिप्लेस करना पड़ा, जैसे ये देख सकते हैं आप बीच में। अदरवाइज हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो अगर हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये दिक्कत उनके सामने क्या क्या आई होगी? एक तो फैक्टर आपने बता दिया, तो दूसरा अभी आप कह रहे हैं कि हमने आपसे पूछा था कि इसका समय, एक एग्जैक्ट समय है जिसके आगे हम इसकी बुआई न करें तो रिस्की हो सकता है। बहुत लेट, अगर जैसे हमको सितंबर में आपने कहा, तो हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? टोटली टेम्परेचर पे निर्भर करता है। कुछ साल जो है मिड अक्टूबर या एंड अक्टूबर में आपका टेम्परेचर डिप कर जाता है, बिल्कुल कर जाता है। इस बार नहीं कर रहा है। तो मेरे से जो फार्मर्स इन कांटेक्ट, मेरे जो टच में है फार्मर्स जिन्होंने अक्टूबर मिड में भी लगाया है, उन्होंने बहुत अच्छा जर्मिनेशन ले लिया। ठीक है, जर्मिनेशन इस बार तो टेम्परेचर ठीक है। जी जी। तो वैसे अगर रिस्की ना हो उसके लिए आप एक डेट बताइए, कट ऑफ डेट किसके आगे बचें इससे। मैं तो देखिए, आप तो टेक्निकल मैन है ना, आपके लिए रिस्की नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर आपको इस डिस्टेंस पे रहना है तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक लगाइए। राइट। उसके बाद अगर आपको लगाना है लगाइए, बट आप अपना डिस्टेंस को कम कर दीजिए। हम 2 फुट पे हैं, आप 1.5 फुट पे आ जाइए, और उसके लेट लगा रहे हैं तो आप 1 फुट पे आ जाइए। नवंबर में लगा लीजिए आप जाके, नो इश्यूज। जमेगा, लेट जमेगा, बट आपका प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपने 1 फुट पे कर दिया उसको। आपकी बीज की दर बढ़ जाएगी और आपकी टिलरिंग, मतलब प्लांट टिलर्स पर प्लांट आपके कम हो जाएंगे, बट लेकिन ओवरऑल प्लांट पॉपुलेशन जो है आपकी वो मेंटेन रहेगी। कोई कृषक बंधु अगर इसको फरवरी में लगाना चाहे, फरवरी सोएंगे स्प्रिंग में, फरवरी में आपकी राय क्या है? इसलिए रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि उस समय तापमान बहुत बढ़ता है। दूसरा, क्योंकि हम अपनी इनपुट कॉस्ट फरवरी स्टार्टिंग में 15 तक या फरवरी मंथ जी में, मार्च में ना जाए। हाँ। अब उसके पीछे कारण क्या है कि इसके 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ हैं। अभी ये टिलरिंग फेज में चल रहा है, जब वो लगाएंगे तब तक हमारा टिलरिंग फेज कंप्लीट हो चुका होगा, तब तक ये ग्रैंड ग्रोथ फेज में आ जाएगा। अपने रैपिड ग्रोइंग फेज इसका आएगा जून जुलाई में, जब बरसातें शुरू होती हैं। तो हम जो ऑब्टेन अभी कर लेंगे वो उस वक्त लगाएंगे तो वो उतने टेलर नहीं मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन लेना है। राइट। तो उसके लिए आपको, अगर आप नेचर के साथ चल रहे हो, इसको हम नेचुरलाइजेशन ऑफ शुगर केन भी कह रहे हैं, हम कुदरतीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं गन्ने की फसल। अच्छा सिंह साहब, आप बताइए इस तकनीक को आपने क्यों अडॉप्ट किया? जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तकनीक को हमने इसलिए अडॉप्ट किया ताकि हम अपना खर्चा और लागत घटा सकें गन्ने की पैदावार में। आपने अभी 14,201 का प्लॉट देखा, अगर हम सामान्य तरीके से लगाते हैं हमें तब भी उतना उत्पादन मिलता है। हमने वर्टिकल सिंगल बड लगाया, हमें तब भी उतना ही उत्पादन मिल रहा है। आपने भी क्रॉप देखी है, आपने भी अप्रिशिएट किया क्रॉप को कि ये क्रॉप में किसी तरह की कमी नहीं है, और उसको देख के आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये सिंगल वर्टिकल बड लगा है या ये साधारण विधि से लगा है। तो हमने कम लागत में पूरा उत्पादन, यानी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भले ही हम एकड़ में जो जैसे ट्रेंच में या कहीं उत्पादन मिलता है, हालांकि उसमें लागत ज़्यादा लग जाती है, उत्पादन 400 या 500 लें, लेकिन हम अपनी लागत को घटा दें। हम अपनी लागत घटा रहे हैं, हम पानी की इस्तेमाल को कम कर रहे हैं। राइट। हम लेबर का इनपुट कम कर रहे हैं। आज की डेट में लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हमारी 1 एकड़ की बुआई में हमारे 4 लेबर लगते हैं। पहले टाइम पे वो गन्ना काटते हैं और दोपहर के बाद वो गन्ना लगाते हैं। तो 1 एकड़ की बुआई में हमारे सिर्फ 4 लेबर लगते हैं, भले ही वो 2 दिन में लगाएं, बट वो सिर्फ 4 ही लेबर हमारा 1 एकड़ की बुआई कर देते हैं। आप बताइए, किसी भी विधि में अगर 4 लेबर में बुआई हो रही हो तो आप हमें बताइए। नहीं, मेला लगता है। तो हम कट डाउन कर रहे हैं। जब बुआई हो रही होती है तो मेला लगता है। मेला लगता है। ट्रेंच विधि बहुत प्रचलित है, हम उसको खराब नहीं बोल रहे हैं, वो उसके अपने गुण हैं। लागत घटाने पे आप जोर दे रहे हैं, बट लेकिन ट्रेंच विधि में हम बीज 40 क्विंटल तक डाल रहे हैं। बिल्कुल 45 भी बता देते हैं, 45 भी डाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है? अच्छा, इसमें कितना पड़ जाएगा? 500 गन्ने। 500 गन्ने मतलब फिर आप जोड़ लीजिए 5 क्विंटल में, 5 क्विंटल मैक्सिमम 5 क्विंटल जी। और वैसे तो 480 गन्ने ही लगेंगे। बिल्कुल। हमने प्लस माइनस सब जोड़ जाड़ के आपको 500। अच्छा, ये इस विधि में जैसे आपने कहा कि ये तो हमने समय से आप पूछ लिया कि बसंत में बचना चाहिए, इसको ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी, यील्ड प्रभावित होगी। हाँ जी। मृदा के जो प्रकार हैं उस पर भी निर्भर करता है इसकी बुआई का, इस विधि का। सॉइल कोई फैक्टर नहीं है। सॉइल अगर अच्छी है तो अच्छा ही उत्पादन देगी। हमसे कमजोर सॉइल हमें नहीं लगता किसी को कि ये टोटली सैंडी सॉइल है, और अगर इसमें हम ऐसा उत्पादन ले रहे हैं
तो फिर जो कोई और दूसरी बेल्टों में काम करे, दूसरी तरीके की मिट्टी में काम कर रहे होंगे तो वो ज्यादा ही अभी मैं आप जहाँ खड़े हैं आपके इसी खेत से करीब जी। 3 किलोमीटर हाँ जी। इस साइड में थे, हाँ यानी जी। फैक्ट्री के पास में। जी, तो हमने कहा कि भाई ये जो टेक्निक है हमारे हाँ। सिंह साहब दो दिलजिंदर सिंह जी हैं वो लगा रहे हैं, तो जी। आप क्यों इससे बचते हैं, क्यों नहीं लगाए? बोले हमारे यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। आपके क्या विचार? मॉइस्चर आपको सिर्फ खेत की प्रिपरेशन तक प्रभावित कर सकता है जी कि आपकी खेत की जुताई नहीं हो पाएगी उस समय, या ये सब चीजें हैं। उसके अलावा आपको कहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी इस चीज की। मॉइस्चर ज्यादा है तो ये तो आपको और भी ज्यादा सहयोग करेगी। आप एक चीज और देखिए, इसका इस टेक्निक का एक एडवांटेज और है। जी आम तौर पे किसान जो सितंबर की बुआई ट्रेंच विधि या नॉर्मल तरीके से जो भी करते हैं, आम तौर पे अगर बारिश हो जाए तो किसान बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। उनकी बिल्कुल। नालियों में पानी भर जाता है, गन्ने का बीज सड़ जाता है, बहुत लोगों को जोत के फिर से बोना पड़ता है। हमारे गन्ने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे गन्ने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्रजातिवार भी कुछ देखिए, आप चूंकि सभी पे रिसर्च करते रहते हैं, तो हाँ जी। जितनी प्रजातियां इस समय चल रही हैं जो रिसेंट में आई हैं वो अभी जी। आप स्वयं बता देंगे, तो उनमें टिलरिंग का क्या परसेंटेज अंतर रहता होगा? जैसे 17,231 है ये पूसा की, 14,201 है, CO0118 है, CO15023 है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि CO 118 वैरायटी जो कि इस वजह से नहीं लगाई जाती थी कि इसमें टिलरिंग नहीं होती है। जी हमने उसमें उस वैरायटी से मैक्सिमम उत्पादन लिया है इस विधि से। अच्छा, और कितना ले लिया होगा एकड़ में? हमने फैक्ट्री सप्लाई 1 एकड़ में 607 क्विंटल का लिया बहुत था। अच्छा रहा। और वो भी 118 वैरायटी। जिस समय हम लगा के टिलर्स लेते थे उस समय किसान परेशान होते थे कि ये टिलर्स नहीं होते। नहीं, टिलरिंग की प्रॉब्लम थी इसमें नहीं में होगा। किसी भी गन्ने की वैरायटी में कोई हालांकि प्रॉब्लम नहीं। हालांकि इस मौसम में जो कृषक बंधु हैं मेजोरिटी में कह रहे हैं कि साहब इस बार ये अच्छा उत्पादन दे रही है, मौसम हाँ, का कुछ भी रहा जी हो। जी जी, गर्माहट ही और है। इस बार कीट वगैरह कह रहे प्रकोप कम रहा, मौसम का कुछ रहा जो है? अभी क्रॉप कट रही है उसमें जी जी उसमें कम रहा, बट जो अब हम लोगों ने बोई है हाँ, इस साल अभी की, इस समय ज्यादा टेम्परेचर फेवरेबल था तो ज्यादा थोड़ा परेशान किया उसने क्रॉप को। एक यूनिफॉर्मिटी आप देखिए क्रॉप में, और आप हर प्लांट को गिनते जाएंगे तो आपको एक एवरेज काउंट टिलर्स का मिलेगा, सब में बराबर टिलर्स मिलेंगे। और तो अभी आपने कहा था कि 47,500 एक एकड़ में पौधे लग जाते हैं, इस 2 फीट पे लगाते हैं, ऐसे कुछ बताया था? 4750 47 4750 हाँ 4750। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें मिलेबल केन, यानी जब कट के समय जाते होंगे गन्ने के, तो उस समय कितने गन्ने मिलते होंगे एक ऑन एवरेज? जी जी। तो जब आप 2 फुट पे गन्ना लगाते हैं जी तो ऑन एन एवरेज आपको 1 एकड़ से एक आइडियल जो क्रॉप आपका प्लांट पॉपुलेशन होता है वो माना जाता है कि 43,000 से आसपास आपके पास होना ठीक चाहिए। है। हमें 8 से 10 टिलर्स पर बड चाहिए, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 मिलेबल केन, और वो इस डिस्टेंस पे आराम से हमको मिल जाते हैं। टिलर्स हमारे 20 25 30 हो जाएंगे अभी, बट लेकिन इस गन्ने की क्रॉप में, इस पैटर्न में इतनी क्षमता है कि ये अपने टिलर्स अपने आप मैनेज करता है। जो हेल्दी टिलर्स हैं वही मिलेबल केन्स में कन्वर्ट होते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं वो अपने आप उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता इसमें है। मिट्टी चढ़ाने की स्थिति कब आ जाती है, किस महीने में? अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल के आसपास, मिड अप्रैल से लेके एंड अप्रैल तक, वो डिपेंड करता है हमारी वैरायटी पे। कीट नियंत्रण के लिए इसमें क्या करते हैं आप? कीट नियंत्रण के लिए तो नॉर्मल प्रोसीजर ही है जो हम लोगों को कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इसमें बचत की अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे कोराजिन का प्रयोग हो रहा है, अब 150 ml कोराजिन 1 एकड़ पे रिकमेंडेड है। हम 150 ml कोराजिन पर प्लांट के हिसाब से 2.5 एकड़ तक डालते हैं। अच्छा, तो ये बचत यहाँ है। बचा, राइट। तो ये बचत है। जब आप सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आमतौर पे कम से कम 400-500 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ की सीड का ट्रीटमेंट करने के लिए, और लीटरों में दवाई लगती है। हमारा 20 से 30 लीटर पानी में और कुछ ग्राम दवाइयों में तो 5 क्विंटल का ही तो करना है। तो ये हमारी बचत है, सीड ट्रीटमेंट हमारी बचत है। तो बेसिकली हम कम लागत लगा के उत्पादन पूरा लेना चाह रहे हैं। तो अच्छा, बंधाई कितनी आप कर लेते हैं सिंह साहब, आपको छूटने न पाए? अब बंधाई की बात यह है मिट्टी के कितनी बार चढ़ा लेते हैं? एक बार, ये दोनों प्रैक्टिस बहुत गन्ने में, दोनों चीजें हम दोनों पे बताएंगे। और उससे महत्वपूर्ण एक चीज और थी, वीड मैनेजमेंट। हम उस पर भी बात करना चाहेंगे इस विधि में, क्योंकि वो भी एक एस्पेक्ट है जो बहुत ज्यादा पैसा किसान का खींचता है। तो पहली बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि गन्ने की जरूरी नहीं है कि गन्ने की हाइट ही आपको वेट देगा, गन्ने की मोटाई भी आपको वेट दे सकती है। बिल्कुल। तो हाइट पे बहुत ज्यादा ना फोकस करते हुए, और जितनी हाइट हम बढ़ाएंगे उतना हमारा रिस्क फैक्टर जो है, गन्ने की लॉजिंग जो है वो बढ़ जाती है। आप मैक्स टू मैक्स आराम से 2 बंधाइयां करा सकते हैं,
जो एक रीचेबल है किसान के लिए भी और लेबर के लिए भी। दूसरी बंधाई के बाद जब आप तीसरी बंधाई पे जाते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है, लेबर बढ़ती है, लेबर को भी परेशानी होती है। तीसरी, चौथी, पांचवी ऑनवर्ड्स आपको दिक्कतें आने लग जाती हैं, आपके खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। और उसके बावजूद अगर आपकी क्रॉप मौसम की वजह से गिर गई तो आपका नुकसान बढ़ने लगता है, आप फायदे में नहीं जाते हो। तो हम कोशिश ये करते हैं कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करें, गन्ने की हाइट पे ना ज़्यादा फोकस करते हुए उसकी मोटाई पे फोकस करें। और मोटाई पे फोकस करने का मतलब दूरी ये है बढ़ जाएगी तो कि मोटाई दूरी बढ़ेगी। बढ़ाइए और उसको हवा दीजिए, उसमें उसका वेट आप लेने की कोशिश कीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट का आपने रोल पूछा था, कैल्शियम जी जी। नाइट्रेट और पोटेशियम जो है वो उसके वेट में भी ऐड ऑन करता है। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी वीड मैनेजमेंट जी। की। अगर आपने एक सवाल आप सबसे पूछता, आपने हमसे नहीं पूछा कि आपने इंटरक्रॉपिंग क्यों नहीं की इसमें। मैं अभी पूछता, आपने बता दिया। तो अब हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से हम इंटरक्रॉपिंग के खिलाफ नहीं है, बट हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर हम इंटरक्रॉप करके लेबर से वीड मैनेजमेंट करें तो हमारी इंटरक्रॉप की जितनी भी इनकम है वो ऑलमोस्ट हमारी लेबर के हिसाब में बराबर हो जाती है। हम ये प्रयास कर रहे हैं पिछले कई सालों से कि हम वीड मैनेजमेंट को केमिकली करें, हमको लेबर ना लगानी पड़े। पिछले साल सक्सेसफुली हमने उसमें ये हमारा टारगेट था, हमने ऑब्टेन किया। और इस साल भी हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि हम सिलेक्टिव केमिकल्स को यूज़ करके वीड मैनेजमेंट करें और पूरी क्रॉप में हमको लेबर की ना गुड़ाई, ना निकौनी, ना कुछ करना पड़ा। तो उसमें भी हमें रिजल्ट मिले और उसी पे हम इसमें काम कर रहे हैं। अगर हम इंटरक्रॉप लेते हैं तो हमारा वीड मैनेजमेंट इफेक्ट होता है। तो बीड मैनेजमेंट की जब आपने बात किया तो फिर बीड मैनेजमेंट के लिए कौन सा केमिकल, कौन से रसायन आप प्रयोग जी। करते हैं और किस मात्रा में, तो वीड मैनेजमेंट पे और किस समय? मतलब डोल जाते हैं। तो वीड मैनेजमेंट का ये है कि बहुत बेसिक सॉल्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कोई हाई एंड केमिकल नहीं ले रहे हैं। मार्केट में बहुत कुछ है तो उन चीज़ों से बचो। मेट्रीब्यूजन और 2,4-D बेसिक हैं ये, आप इनका बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करिए। जब आपका वीड, मुझे अगर आप जैसा प्रयोग करना हो तो अमाउंट भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, हम वही बता रहे हैं कि जब आपको नेकेड आई से, अपनी आंखों से वीड जमता हुआ नजर आने लगे जी। तो आप 2,4-D पर टैंक के हिसाब से, अभी जैसे मान लीजिए 1 एकड़ खेत है, आपके 7 से 8 टैंक 15 लीटर नैपसैक से आपका स्प्रे पूरा हो जाएगा। 8 टैंक लगेंगे आपके 1 एकड़ में। आपको पर टैंक 2,4-D का इस्तेमाल करना है 20 से 25 ml। कितने लीटर टैंक? 15 लीटर वाला? 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर जो हाथ से चलता है या बैटरी ऑपरेटेड होता है जी। उसमें आपका 15 लीटर पानी आता है। और पर लीटर के हिसाब से अगर आप 1.5 से 2 ml डालते हैं 2,4-D तो आपका 25 से 30 ml पर टैंक 2,4-D लगेगा। इसके अलावा आपको मेट्रीब्यूजन का जो इस्तेमाल करना है वो है आपका 100 ग्राम के पैकेट आते हैं मेट्रीब्यूजन के। आप 200 ग्राम मेट्रीब्यूजन 8 टैंक में आराम से डालिए, मतलब कि 2 पैकेट, और आप अपना वीड मैनेजमेंट कर लीजिए। इस समय आप ये भादे की ये जो देख रहे हैं इस पे घास की दवाई पड़ चुकी है और ये अच्छा। मरा हुआ है। इसको आप खींचेंगे तो ये कितनी बार स्प्रे करना पड़ता है, कितने दिन पे करें ये? जी, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके खेत में वीड कितना निगरानी रखें, कितना निकल रहा है, वॉच करते रहें। हाँ, और दूसरी चीज का ये ध्यान रखिए कि कभी भी वीड को इस स्टेज में ना आने दीजिए जिस स्टेज में ये है। फ्लावरिंग स्टेज में ना आए। ये बहुत बड़ा है वीड, इससे भी छोटा छोटा जब आपको मिलेगा। यहाँ पे दवा का प्रभाव कम पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारा वीड जो है खत्म हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि वीड हमारा कंट्रोल में रहे। इंटरक्रॉप की बचत आप ऐसे ही कर लेंगे। बिल्कुल। आप सिंह साहब ये बताइए, मैंने बहुत सारा पूछ लिया अभी, आप कुछ ऐसा मुझसे रह गया है जो आपको और बता देना चाहिए, मिसिंग जो हमसे हो रहा हो कि मैंने अपने हिसाब से पूछा? तो देखिए, सबसे ज़रूरी यह है कि जब आप गन्ने की फसल लंबी फसल है जी, तो उसमें क्या करना है कि जब आप बुआई करते हो तो आप मान लो बुआई की अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो 50% आपने फसल पैदा कर ली। बिल्कुल। अगर आपकी बुआई प्रभावित हो गई तो आप पूरे साल उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर वो आपके काबू में नहीं आएगा। तो बुआई पे, और आमतौर पे किसान की प्रैक्टिस ये है कि वो बुआई में पैसा बचाता है और पूरा साल उस पर पैसा लगाता रहता है। बुआई को आराम से करिए, बीज की छटाई अच्छे से करिए, क्योंकि जो आप बोएंगे, जो आपकी नींव मजबूत होगी तो आपकी फसल अच्छी खड़ी रहेगी। तो 50% से ज़्यादा फोकस हमारा बुआई पे रहता है। हम बुआई अच्छे से करते हैं, क्योंकि बीज की प्लांट छटाई करते पॉपुलेशन हैं। अगर मिल जाएगी तो बाद में तो हम उसको हेल्दी प्लांट पॉपुलेशन मिलनी जी, चाहिए। जी, जी।
हेल्दी प्लांट पॉपुलेशन, क्योंकि अगर हम बीमार गन्ना लेके, वो स्टार्टिंग में नहीं पता लगता, आपने देखा है रेड रॉट जैसी बीमारियां अगस्त और सितंबर में जाके अपने लक्षण दिखाती है, और फिर उस समय हेल्पलेस होता है किसान, उसके पास कोई चारा नहीं बचा होता, पूरे साल पैसा भी लगा चुका होता है और उसकी एंड में क्रॉप भी सूख रही होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बुआई पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, मेक श्योर करिए कि आपके पास बीज की क्वालिटी अच्छी है, भले ही महंगी मिले बट अच्छी मिले, उसको ले लीजिए, अच्छी जगह से चयन करिए। जब आप बीज की कटाई कर रहे होते हैं, छटाई कर रहे होते हैं, तब भी आप बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे में 3 लेयर छटाई होती है बीज की। हम जब 500 गन्ने की सिलेक्शन करते हैं तो हम 20-20 गन्नों का बंडल बनवाते हैं लेबर से, और उनको ये छूट होती है कि आप पूरे खेत में से कहीं से भी चुन के आप गन्ने, हेल्दी गन्ने छांट के लेके आइए। हर लेबर जो है, 4 लेबर जो है, वो 20-20 गन्नों का बंडल बना के छांट के लेके आते हैं। उसके बाद जब बीज की कटाई होती है तब भी वहाँ छटाई होती है, और जब वो खेत में लगाने आते हैं तब भी अगर कोई आँख खराब है, जैसे ये हमारे हाथ में है तो ये छांटा हुआ रखा हुआ है यहाँ पे, कि ये खराब निकल गया या ट्रीट करते समय आँख डैमेज हो गई तो उसको भी हटा देते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमें 90-95% जर्मिनेशन मिला, और अगर आप पिछले साल की क्रॉप देखिए तो बहुत हेल्दी क्रॉप खड़ी है, वो बहुत अच्छी है। और कितना उपज अनुमानित करते हैं उसमें? जी, उपज तो जब क्योंकि जब हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात आउटपुट लोग पूछेंगे ही। तो देखिए, एक हेल्दी क्रॉप है तो हम मान के चल रहे हैं कि अच्छा उपज देगी वो, और जब ये कट के फैक्ट्री जाएगा तभी हम आपको उसका आंकड़ा दे पाएंगे। जी जी, हम बहुत अनुमान नहीं लगाते। मेरे हिसाब से तो 500 कुंटल तो होना ही चाहिए, मेरा अपना आकलन है। आई होप 500 टच करे, अच्छे हैं। अभी देखिए हमने पूरी बात आपसे कर ली बुवाई पे। इस विधि से जब आप गन्ना लगाते हैं तो जरा पेड़ी इसकी कैसी होगी, पेड़ी भी रखते होंगे, जरा उस पर अपने विचार दिए। देखिए, पेड़ी आपके पास ऑप्शनल है, पेड़ी आप रख सकते हैं। आपको पेड़ी रखने के लिए रैटून मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। रैटून मैनेजर इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक, चाहे वो इसमें रखिए, चाहे आप ट्रेंच विधि में रखिए, किसी में भी रखिए, अगर आपने मिट्टी चढ़ाई है तो आपको रैटून मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने मिट्टी चढ़ा दी है तो एक बार आपको उसको ग्राउंड के, जमीन के लेवल पे दोबारा लाना है, और रैटून मैनेजर का काम यही है कि वो वापस से आपको जमीन के लेवल पे ले आता है, और वहां से आपको पेड़ी में मिट्टी चढ़ाने के लिए दोबारा से मिट्टी उपलब्ध हो जाती है। पेड़ी मैंने इसलिए पूछने का प्रयास किया, जैसे कहा पेड़ी ले भी सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा कि जब पेड़ी को इसमें लेगा इस विधि में खास तौर से, तो इसमें उसको बहुत सारे ठूंठ मिलेंगे, मतलब ऑलरेडी इतना ठूंठ मिलेगा, तो पेड़ी में तो टिलर और भी बहुत सारे हो जाते हैं, बस इसीलिए तो यहाँ ये जगह फिर भी कम पड़ जाएगी। एग्जैक्टली सर, हम इसीलिए हमने ये बात रखी ऑप्शनल कि आप ले भी सकते हैं और नहीं भी। मैं जरूर चाहूंगा कि यहाँ से जब चलें तो हम आपको पेड़ी का हम जरूर दिखाएंगे। आपको प्रॉब्लम क्या है पेड़ी लेने में, कि प्लांट ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, और उसमें क्या है कि आपके गन्ने की संख्या बढ़ने की वजह से गन्ने की मोटाई उतनी नहीं आएगी, थोड़ी सी कम आएगी, बट आपका उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। बस ये है कि गन्ने थोड़े पतले रह जाएंगे बट संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पेड़ी एक इशू नहीं है, ले भी सकते हैं, ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट लेकिन इस पे थोड़ी क्लैरिटी मैं ये भी देना चाहता हूँ। क्लैरिटी ये है कि आमतौर पे पेड़ी इसलिए ली जाती है क्योंकि किसान ये सोचता है कि हमारे बुआरू में खर्चा ज़्यादा हो गया तो उसकी भरपाई हम पेड़ी से करेंगे। बट जब आप ऑलरेडी भी इतना बचा रहे हैं तो आप अगर एक साल में पेड़ी दूसरे साल की ना भी लें तो आपने कम लागत में उतना उत्पादन अगर ले लिया तो आपको पेड़ी की आवश्यकता नहीं है। आप अगले साल फ्रेश या क्रॉप रोटेशन करके दूसरे खेत में बो दीजिए। आपका वो एक ये भी ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपका ये भी क्लियर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आप पेड़ी ले भी रहे हो, अगर पेड़ी कृषक को लेनी भी पड़े तो पेड़ी प्रबंधन के बारे में 2 शब्द और बोलिए। पेड़ी प्रबंधन, देखिए, जब आपने एक बार मिट्टी चढ़ा दी तो बहुत जरूरी है कि आपके पास रैटून मैनेजर होना चाहिए। आप उसको वापस से जमीन के लेवल पे ले आइए, पहली बात। तो दूसरी बात कि आपके जो स्टबल्स हैं वो आपके ठूंठ कट जाने चाहिए, नए सिरे से वो फूटता है, चलो वो नीचे से फूट के निकलेगी पेड़ी उसकी। दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपका वीड मैनेजमेंट हो जाता है उस समय, वो एक बार फ्रेश हो जाता है। आपकी जो पुरानी घासें हैं अगर वो दवाइयों से नहीं जा रही हैं तो वो एक बार आपकी क्लियर हो जाएंगी। और जो आपको बेसिक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो उसको देना है वो आपकी इसकी जड़ों में पहुंच जाता है। अगर आपके पास रैटून मैनेजर के साथ सीड ड्रिल भी अगर उसमें है, सॉरी फर्टिलाइजर भी अगर उसमें ऑप्शन है तो आप वो भी आप दे सकते हो, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। मेरे ख्याल से बुआरू की तरह ही उसका पालन पोषण शुरू हो जाता है। चलिए, अब तो कुछ छूट नहीं रहा जो और आप बताना चाह रहे हो। मेरे हिसाब से तो कवर्ड अप, मैंने भी प्रयास इन शॉर्ट कवर्ड है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सिंह साहब, थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया जी। और मुझे लगा कि मैं कुछ छोड़ू नहीं, और इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं पूछ नहीं पाया हूँ। छूटने पे हम सिर्फ इतना ऐड और कर लेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट है
हमें तो 8 साल हो गए सक्सेसफुली करते हुए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम छोड़ चुके होते। बिल्कुल बिल्कुल क्रॉप का रिजल्ट आपने देख लिया, देख लिया। नई क्रॉप आपके सामने है, टिलरिंग फेज में है। 1 महीने बाद दोबारा विजिट करिएगा बिल्कुल तो करेंगे। इससे डबल दिखेगा। हम ये कहना चाहेंगे कि नए फार्मर्स जो भी अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको प्लीज एज अ ट्रायल अभी करिए, इसका नो हाउ समझ जाइए कि इसमें क्या टेक्निकलिटी क्या है, कहाँ आप बहुत ज्यादा रकबे पे अभी ना करिए, क्योंकि अगर आप बाय फॉर एनी रीजन अगर फेलियर पहले होता है, सीख लें उसको। हाँ उसको समझ लीजिए, उसका बिल्कुल। कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये आम कॉन्सेप्ट से एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप इसको और उसको मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। तो आप इसके बारे में समझ लीजिए, इसकी टेक्निकलिटी को समझ लीजिए, और उसके बाद अगले साल आप एक बहुत बड़े रकबे पे करिए। अब इस साल हमने ये पूरा ये 5 एकड़ का प्लॉट है, जी, 5.5 एकड़ का प्लॉट है, 5.5 हमने बड़े कंफर्टेबली हम लगा रहे हैं, और रोटेशन में चल रहा है हमारा, तो हमारे पास इस बार इतनी ज़मीन अवेलेबल थी, हमने लगा लिया, एंड टोटली ही ऐसी प्लांटेशन की हुई है। इसी से हम इसकी गन्ने की जब मिट्टी चढ़ाने से पहले जो जुताई, जो बेड को ढीला करना होता है, अच्छा। जुताई करनी होती है, तो इसी से हम एक जुताई भी करते हैं, और इसी से फिर हम ये जो इसके पक्खे हैं ये एडजस्टेबल हैं, ये आप अगर देखेंगे तो ये एडजस्टेबल हैं। अच्छा, ये इधर पंखा हाँ, दिखाओ पांडे जी। ये खुल जाता है ये। अच्छा, ये इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसको हम खोल के फिर मिट्टी चढ़ाने के लिए उसको बढ़ा देते हैं, और फिर इसी इक्विपमेंट से मिट्टी चढ़ा दे रहे हैं। ये क्या लगा है, ये क्या काम ये करता है? बेड को पीछे जिस पे आप चल रहे थे उसको बराबर करने ये के लिए। दिखाओ भाई। ये जो बेड है, ये जो लगाया इन्होंने, ये एंगल जो लगा हुआ है, ये बेड को बराबर करता है। ये बेड को लेवल करता है पीछे। ये तो ये तो यंत्र आपने बनवाया होगा अपने तो हिसाब ये से? हमने बनवाया है, और ये एक ही इम्प्लीमेंट हमारे गन्ने की बुआई, हाँ, जुताई सारा कर और देता मिट्टी है। चढ़ाने के लिए यही मल्टीपर्पज ये इक्विपमेंट मल्टीपर्पज हो है। गया। इसको इस हिसाब से डिजाइन कर लिया गया कि ये हमारे सारे पर्पस पूरे कर रहा है। तो जब आप किसी मेथड को अडॉप्ट करते हो तो उसकी सूटेबिलिटी के लिए आपके इम्प्लीमेंट्स, इक्विपमेंट पे आपको बिल्कुल सूट करने बिल्कुल। चाहिए। चलिए आपकी सिंह साहब, रिक्वायरमेंट के आज हिसाब से। मेरा भी बहुत सारा नॉलेज बढ़ा। हाँ, तो सिंह साहब, ये रटून है। जी, ये रेट। ये आपने रटून काटा है। हाँ जी, हाँ ये जो वर्टिकल मेथड है गन्ना बुआई का, जी। और ये पेड़ी। यहाँ देखिए। हाँ, ये देखिए इधर, हम लोग मिलके गिन लेते हैं हाँ जी, इसमें हाँ जी, कितने। गिन लीजिए। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, हाँ 28 और 29 और 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 और 56 57। तो ये देख लीजिए इस विधि में पेड़ी भी कितनी अच्छी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस सिंह साहब, आप कह रहे थे पेड़ी लेना चाहे तो ले ले। लेना चाहें ले लें। हाँ, और अगर लेकिन ऐसी पेड़ी तो ले ही लेनी चाहिए, गन्ने पतले हो जाएं क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ले सकते हैं जी, हाँ, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। 57 आप ये वर्टिकल मेथड की जो है रटून है। जी। अच्छा, वही जो आप कह रहे थे कि इसमें ये और पूरा भर जाएगा। हाँ तो जी, हाँ जगह जी, की कमी हो सकती है। जगह की कमी है, गन्ने की जरा मोटाई कम हो मोटाई जाएगी। कम हो जाएगी। हालांकि जो दूरी ये है, मोटाई मेंटेन कर लेगी, ये वाली दूरी। हाँ जी, ये वाली थोड़ा कंप्लीट करेगा। बट फिर बात वो आ जाती है कि जब जगह कम बचती है तो इंटर स्पीशी कंपटीशन बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। हाइट ज्यादा होगी, गन्ने की लॉजिंग हो ये जो जाएगी। बीच वाला आप कह रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, ये है। इसका और उसका कंपटीशन होगा। हाँ, तो ये ज्यादा ऊपर को भागेंगे, और फिर वही है कि लॉजिंग के करीब आ जाएगा गन्ना, बिल्कुल गिर जाएगा। और सॉइल की कंडीशन वही सैंडी है ये। हाँ। देखिए ये बालू, ये देखिए
तो सैंडी सॉइल में भी ये इतनी अच्छी रेटून हो रही है। और गन्ना देखिए खड़ा ही है। हाँ जी, हाँ जी, इधर गन्ना भाई दिखा देना। वो है वैसे पूरा ही की हुई है। गन्ने की हाइट देख लीजिए। और गन्ने की हाइट आप देखें, लेकिन मैं एक बार ये जरूर दिखाना चाह रहा हूँ, ये बिल्कुल सैंडी है जिसमें इतना अच्छा गन्ना हो रहा है। और मुझे लग रहा है सिंह साहब जी सर, ये जो आपने टेक्निक अपनाई है इसी सॉइल को ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल ये हमें बेस्ट सूटेबल टेक्निक हमें यही लगी। हालांकि हमने ट्राई सब कुछ किया, हमने जी। ट्रेंच विधि भी की, हमने 2.5 फुट पे भी बोया, सब किया, जी। बट जो मोस्ट सूटेबल थी वो हमें यही टेक्नोलॉजी लगी। लागत भी कम हुई और उत्पादन भी हमारा बढ़िया हो। तो ये मान लो कि जहाँ जिन कृषकों के खेतों में जमीन थोड़ा कमजोर हो सैंडी टाइप की, तो इस विधि को अपनाने में ज्यादा लाभकारी है। वो भी अपनाएं, जिनकी मजबूत मिट्टी है वो भी अपनाएं। कुल मिला के जब आप थोड़ा सा नेचर का सहयोग लेंगे, कुदरतीकरण करोगे खेती का, तो आपके पास अपने आप ही उत्पादन आएगा, आपका खर्चा कम होगा और किसान खुशहाल होगा। चलिए, बहुत अच्छी तकनीकी जानकारी सिंह साहब, बहुत सर। अच्छी जानकारी दिया। और इससे हमारे जो अन्य कृषक भी लाभान्वित होंगे। और मैंने पूरा पूछने का प्रयास किया, कुछ छूटने बिल्कुल, पर बिल्कुल, छूटे जो विचार करेंगे आगे वो फिर आगे भी पूछेंगे। वो नेक्स्ट उसमें आप रख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।